आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा संचालित ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की ये 7वीं कड़ी है, जो ग्रामीण विकास से संबंधित भिन्न भिन्न आयामों पर पहले चर्चाएं की जा चुकी है। और आज हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी हैं, जो एक जाने माने शिक्षा शास्त्री और समाज शास्त्री भी हैं। तो इस आज ग्रामीण विकास वेबिनार श्रृंखला की 7वीं कड़ी में बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और विशेषकर आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी को भी सादर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी, आज इनका टॉपिक है आत्मनिर्भर गांव ग्राम, आर्थिक मापदंड और सांस्कृतिक परंपराएं। टॉपिक बड़ा सरगर्भित है, समसामयिक है। तो सबसे पहले अपने वक्ता के बारे में मैं 2 शब्द कह दूं। ये डायरेक्टर डॉक्टर द्विवेदी डायरेक्टर हैं ऋत्विक इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च, कल्चर्स एंड कंजर्वेशंस। ये 3 विषयों से मास्टर डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। मास्टर इन साइकोलॉजी भी हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन। इन्होंने बड़ा बर्निंग टॉपिक पर पीएचडी की है, राइट टू इंफॉर्मेशंस। इन्होंने बहुत, इनकी फेमस पुस्तक है नेशनल सिक्योरिटी, न्यू चैलेंजेज एंड डायमेंशंस। इसके अलावे पढ़ने लिखने के शौक है इनको, भिन्न भिन्न अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हुए बहुत से विषयों पर इन्होंने काम किया है। इनकी जो एक्सपर्टाइज है वैदिक साइंस में है, वैदिक हीलिंग और वैदिक विब्रेशंस के भी एक्सपर्ट हैं। ये आम जनता को एम्पावर्ड करते हैं, विशेषकर महिलाओं को। इसके साथ साथ क्योंकि ये साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, इसलिए ब्रेन बिहेवियर और पर्सनालिटी पे भी ये लोगों को गाइडेंस करते हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करते हैं। इसके साथ साथ ये एक लीडिंग जो वुमेन्स फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ काम करते हैं, और सैकड़ों गांवों में ये जो वुमेन्स फार्मर्स हैं उसको मोबिलाइज करते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ एक कंसल्टेंट हैं, एक ICF USA की संस्था है जो ग्लोबल एडवाइजरी एंड डिजिटल साइंस प्रोवाइडर्स है, वहाँ पर भी एक कंसल्टेंट के रूप में कार्य करती हैं। तथा एक नारी आंदोलन के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसके अलावे पत्रिकाएं में समसामयिक लेख में लिखते भी हैं, और इन्होंने उस पर अपना विचार रखते भी हैं, चाहे वह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, टेलीविजन और दूरदर्शन पे भी अपना ये बात रखती हैं। तो आज मैं पुनः इनको स्वागत करते हुए आज के विषय आत्मनिर्भर गांव ग्राम, आर्थिक क्या मापदंड है एवं क्या सांस्कृतिक परंपराएं हैं। क्योंकि गांव परंपराओं का केंद्र रहा है, चाहे वह किसी भी तरह का गांव हो, कहीं किसी भी राज्य का गांव हो, परंपराएं उनकी धरोहर होती है। शहरी क्षेत्र में आकर के परंपराएं लोग भूल जाते हैं। इवन बड़े बड़े शहरों में तो लोग ये भी भूल गए हैं हिंदी में कौन कौन से महीने होते हैं, और आज के युवा विशेषकर 40% को मुझे मालूम नहीं है कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ क्या होता है। तो ये एक जो संस्कार का हनन जो कहते हैं,
वह आज प्रायः शहरों में देखा जाता है, और संस्कारपूर्ण जीवन यदि है तो वह आत्मनिर्भर ग्राम में है, जहाँ की एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, अपनी एक परंपराएं हैं। हर कार्य एक परंपरा के माध्यम से होता है, और उन परंपराओं के पीछे वैज्ञानिकता छिपा पड़ा होता है। लोग उसे रूढ़िवादी बात कह देते हैं या परंपरावादी बात कह करके जो वर्तमान भौतिकवादी लोग हैं उसे टालते हैं, लेकिन वह है आज डॉक्टर द्विवेदी पूर्णतः साइंटिफिक रूप से, पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसका विश्लेषण आपके सामने करेंगे। और आप सब लोग अवगत हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री की जो एक ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत आज भी गांवों का देश है। आज भी 69% आबादी गांव में ही रह रही है। हालांकि अब तो 2021 का डाटा आ जाएगा तो 64% हो जाएगा, लेकिन अभी जो 2011 के आंकड़े के आधार पर 69% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। अतः गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उसके लिए क्या आर्थिक मापदंड है? कुछ तो स्टैंडर्ड आर्थिक मापदंड है, लेकिन डॉक्टर अभिलाषा भी बताएंगी कि क्या उसका आर्थिक मापदंड है, और उस मापदंड के आधार पर गांव को कैसे निर्भर किया जा सकता है। और गांव जब निर्भर होगा तो वर्तमान प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत की कल्पना साकार होगी। तो बिना देर किए हुए, ऐसे ही हम लोग देर हो चुके हैं, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं अपने श्रोतागण से। और डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी को मैं तहे दिल से स्वागत करते हैं, बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से स्वागत करते हैं। और ये अपनी बात 35-40 मिनट में 45 मिनट में रखें, फिर 2-4-5 मिनट में समिंग अप किया जाएगा और हम 10 बजते बजते इसे खत्म करना चाहेंगे। तो डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी। आप सभी को प्रणाम। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आज थोड़ा सा विलंब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये जो विषय है आज का, और ये जो सीरीज चल रही है, इस पे जिस विषय पर चर्चा को आप लोगों ने उठाया है, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। बिहार स्वाभिमान इस संगठन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जानती, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा खुद को समझ पा रही हूँ। और आज का जो विषय है, जब उसके बारे में मैं सोचने लगी कि ये संवाद आज होना है कि आत्मनिर्भर ग्राम, इसके क्या आर्थिक मानदंड हैं और क्या हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, तो मैं बिल्कुल अपने बचपन में चली गई। और वहां से जो चीजें जो हमने सीखा, समझा, अपने आसपास की परिस्थितियों से, उस वातावरण से, बातचीत से, वो ही तो संस्कृति है, वही तो परंपरागत शिक्षा है। हालांकि जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मानदंड के रूप में सरकारी बात करते हैं, तो भारत सरकार दो मुख्य चीजों को मानती है। उसमें से पहला है व्यक्तिगत स्तर पर प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी ऊर्जा की खपत है, यानी कि एक व्यक्ति कितनी कैलोरी का भोजन प्राप्त करता है। और इस मानक में भी शहर और गांव के लिए ये आवश्यकता जो है वो अलग अलग है। शहरों में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गांव में अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे तो मेडिकली जो कहा जाता है, जो तथ्य है वो ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, पर भारत सरकार ने इसे 2400 कैलोरी माना गया है, और जो कि एवरेज ऊर्जा आवश्यकता से काफी कम है। और दूसरा जो है वो सरकार ने पर कैपिटा इनकम को हमेशा इस मानदंड का मापक माना है कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी हो। हम भारतीय गांवों की बात कर रहे हैं, विशेषकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें अगर, तो वहां के गांव इन दोनों ही मामलों में काफी पीछे हैं।
यानी कि ये गांव विकास के इन मानदंड पर पिछड़े हुए माने जाते हैं। भोजन के उपभोग, प्रति व्यक्ति ऊर्जा और प्रति व्यक्ति इनकम में देश का एक बहुत बड़ा जो ग्रामीण भाग है वो इसके मापदंड के अनुरूप पिछड़े में आता है। और इसके बाद ये विषय आता है कि गांव के विकास के और क्या मानदंड होने चाहिए। तो उसमें जो अधोसंरचना का विकास है, जिसमें संचार माध्यमों के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। इसके बाद अन्य मानदंडों में जो यातायात के साधन हैं, सड़कों की सुविधा, रेलवे आदि का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इसमें हम बिजली की सुविधा को भी जोड़कर देखते हैं। इस आधार पर ग्रामीण विकास के कुछ और पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गांव में सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा। और यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि गांव में सिंचाई ही कृषि अर्थव्यवस्था के लिए संपूर्ण नहीं है। आपने फसल बोई, उसकी सिंचाई की, अच्छी फसल हुई, फसल की कटाई हुई, लेकिन उसके बाद जो भंडारण और विपणन है उसकी व्यवस्था अत्यावश्यक है। और सही समय पर फसल का उपयुक्त मूल्य मिलना यह भी गांव की आवश्यकता है। और जब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भारतीय गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण मानदंड है, मेरी बात से आप सब भी सहमत होंगे, ये है कि स्त्री और बाल कल्याण। अगर हम भारत को इस तरीके से देखते हैं कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो उसमें ये अवश्य देखा जाएगा कि भारत के गांव में महिला और बाल कल्याण की स्थिति क्या है। हालांकि भारत सरकार जो है वो इस दिशा में खूब योजनाएं चला रही है। इसके बाद आजकल जो गांव में अभी अभी जैसे डॉक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि बहुत बड़ी जनसंख्या वो शहरों में आ जाएगी। जो नया डाटा आ रहा है उसके अनुरूप ये पता चलेगा उस डेटा से कि गांव में जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है। तो जो सबसे बड़ी एक चुनौती आजकल देखने को मिल रही है वो वृद्धों की देखभाल की चुनौती है, क्योंकि गांव से शहरों में पलायन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में जो परिवार के युवा हैं वो शहरों में बसते जा रहे हैं और गांव में जो वृद्ध रह गए हैं, क्योंकि वो शहर में एक तो खर्च बहुत है, दूसरा अगर वहां पैतृक संपत्ति है तो उसे छोड़ के आना उन्हें अच्छा नहीं लगता, यहाँ के परिवेश में वो घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ये एक उनके लिए गांव में रहना, उनकी देखभाल की एक समस्या, बड़ी चुनौती है। अच्छा, गांव में क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और शिक्षा ये भी विकास के अपरिहार्य मानदंड हैं। ऐसे में हम देखें तो बहुत सारे विषय इसका आधार बनते हैं। लेकिन हम गांव को अगर हम समुन्नत गांव चाहते हैं तो यहाँ एग्रो इंडस्ट्री लगनी भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है। एक मानदंड जो सरकार का है वो उतना ही पर्याप्त तो नहीं। ये मानदंड जब बहुविध होगा तब इस विकास को ठीक से समझा और ठीक से मापा जा सकेगा। इसमें मुख्य रूप से बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, यातायात, संचार, लोक कल्याण, महिला बाल कल्याण और गांव में जो उत्पादन, भंडारण, विपणन और बाजार से उचित मूल्य की प्राप्ति सम्मिलित है। इसके अलावा मुझे जो समझ में आता है कि गांव में स्कूल तो है, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था तो है, लेकिन यहां पर बड़ी समस्या है कि वो व्यवस्था गुणात्मक नहीं है। वहां की जो शिक्षा है वो रोजगारोन्मुखी नहीं है और इसके भी अपने विशद कारण हैं। और इसके बाद देखा जाए तो गांव तक अब सड़कें भी पहुंच गई हैं और सड़क योजनाओं पर लगातार सरकारी काम भी चल रहे हैं, लेकिन नहरें और जल स्रोतों की कमी अभी भी बहुत बड़े स्तर पर है। और गांव में जो एक सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, वो मुझे लगती है वो फसल के भंडारण की है। अच्छी फसल का अगर उत्पादन हो भी जाता है तो भंडारण और विपणन की चुनौती से जो उसका समुचित मूल्य है वो उन्हें गांव के लोगों को, किसानों को मिल पाने में एक बड़ी समस्या आती है।
और जब गांव में फसल कटते हैं तो उनके पास क्योंकि भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी मूल्य उनको मिलता है वो उसी मूल्य पर अपनी चीजों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे मानदंड हैं जो कि विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही अपरिहार्य हैं। एक बड़ी समस्या वो ये आ रही है कि हमारे यहाँ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी खेत जो है वो मूल संपत्ति होते हैं, तो वो बंटवारे के चलते अब लगातार छोटे छोटे हिस्सों में बंटते जा रहे हैं, और जो प्रति व्यक्ति जोत है वो जमीन बहुत ही छोटी होती चली जा रही है। और हमारे गांव आज भी सहकारी कृषि को विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज जो कॉरपोरेट फार्मिंग का विकल्प है वो लाना पड़ रहा है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम सहकारी कृषि को आज तक डेवलप नहीं कर पाए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खेत खलिहान जमीन ये मूल संपत्ति होती है, तो उस पे जो ये मल्टीपल ओनरशिप बनती जा रही है, उसमें यहाँ पे मान लिया कि जैसे ये क्योंकि सहकारी खेती नहीं है, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन जो खेती होती है वो छोटी हो या बड़ी, उसमें आपको खाद की चिंता करनी है, बीज की चिंता करनी है, सिंचाई, बुआई, गुड़ाई, निराई, इन सब की चिंता उतनी ही करनी पड़ती है। अब ये तो समस्याएं हैं कि छोटे जमीन पर कृषि के लाभकारी नहीं होने के कारण युवाओं की रुचि उसमें नहीं रही। खेती करने के बजाय उन्हें फैक्ट्री में मजदूरी करना ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि जो भी मजदूरी है वो उनके पास कैश इन हैंड तो आता है, और उनको लगता है कि कृषि में समय गंवाने से बहुत लाभ नहीं है। गांव के जो युवा हैं उनकी कृषि के प्रति अनास्था पैदा हुई है। इसके पहले मैं अभी कह रही थी कि जो बचपन की काफी सारी बातें याद आई, तो हम लोग कई सारी कहावतें सुनते आते हैं। उसमें एक कहावत कही जाती थी, ये घाघ का दोहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। और ये उस लोक विज्ञान पर आधारित कालजयी कहावत थी। इसका मतलब ये होता था कि पहले सबसे अच्छी खेती है, फिर व्यापार है, फिर नौकरी है, और जब ये कोई ना मिले तब फिर तुम भिक्षा मांगकर जीवन यापन करो। यही वो कहावत है जो उस समय सबसे ज्यादा अनुकूल थी। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में इसको सबसे अच्छा माना जाता था, खेती को उत्तम माना जाता था, क्योंकि खेती में व्यक्ति स्वयं प्रभु होता है, वो किसी सिस्टम का गुलाम नहीं होता था। क्योंकि अब कृषि में बड़ी अनास्था पैदा हो चुकी है, और अब जो है लोग वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं। गांव के बजाय छोटे कस्बे में रह करके वो जीवन यापन करना, इसको वो बेहतर समझते हैं। और इसका बड़ा कारण गांव में गुणात्मक शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना भी है। हालांकि गांव में खूब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, पर वहां पर डॉक्टर ही नहीं है। इंडियन मेडिकल सिस्टम की जो वरिष्ठ संस्थाएं हैं, वहां पर अक्सर करप्शन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें न्यूज़पेपर्स में या कहीं कहीं आती रहती हैं कि यहाँ धांधली होती है। खैर, ये विषयांतर हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा पद्धति और व्यवस्थाओं पर हम जब बात करें, तो वर्तमान जो वैश्विक संकट आया है स्वास्थ्य का कोरोना के दौरान, इस पर खूब प्रश्न खड़े हुए हैं, और इस लिहाज से अब लोगों के विचार में भी बड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है। हम बात कर रहे थे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की। कई स्थानों पर वो स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद रहते हैं या कंपाउंडर या ड्रेसर के भरोसे चलते हैं, और ऐसी मजबूरी में कुछ झोला छाप प्रैक्टिशनर्स गांव के लोगों की चिकित्सा का सहारा होते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और ये भी है कि गांव में प्रसूति गृह की व्यवस्था भी अब बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, और जो पुरानी परंपरागत एक डाई की व्यवस्था थी वो अब बिखर गई है। तो ऐसे में लगता है कि किसी
आपदा के आए, कोई ऐसा संकट आए, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, उससे बेहतर है कि हम शहर में रहें। जब ये सब बातें हम करते हैं तो यहाँ पर ये बहुत विचारणीय लगता है कि हजारों वर्षों से जो चली आ रही ये सफल ग्रामीण व्यवस्था है, ये ऐसे कैसे तहस नहस हो गई। हमारी जो आस्था कृषि पशुपालन में थी वो तो छोड़िए, आपसी जो सहोपकारी भावना थी वो भी बिखर गई। ग्राम समाज के प्रति जो आस्था थी वो टूट गई। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सब धीरे धीरे छूटती चली जा रही है। अब तो गांव के लोग भी प्लास्टिक की थैली में दूध लाना पसंद करते हैं, क्योंकि कई लोगों को यह लगता है कि इससे उनके सामाजिक प्रभाव पर अंतर पड़ेगा। अगर हमारे पास कैश धन है तो हम खरीद के दूध ला रहे हैं। ये विचार करना पड़ेगा कि ये सब आखिर क्यों हुआ। मेरी समझ से मुझे जो लगता है कि हमारा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और ग्रामीण जो आर्थिक मानदंड है उनसे दूर जाना इसका प्रमुख कारण है। और सबसे अधिक बुरा क्या हुआ, विशेषकर जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, वहां चावल और गेहूं की जो हाइब्रिड प्रजातियां आई, हम हाई एल्डिंग वैरायटी को उपजाने लगे और अपने आप को उन्नत किसान मानने का प्रयास करने लगे। और ये मेरी समझ से बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि भारतीय कृषि प्रणाली में, जो हमारी परंपरागत कृषि प्रणाली भी आप कह सकते हैं, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटेंसिव क्रॉपिंग हमेशा से प्रचलित रही। ये जो लोक परंपराओं में जो कविताएं दोहे कहे जाते हैं, भड्डरी की कविताओं में, खन्नार बचन में और घाघ की कविताओं और दोहों में आप इनकी जानकारी मिलती है, वो देख सकते हैं। यदि रोहिणी भर तपे और मूल भी पूरा तपे, तथा जेठ की जो प्रतिपदा होती है वो तपे, तो आप ये समझिए कि सातों प्रकार के अन्न पैदा होंगे। और ऐसे प्रकृति के मिजाज को समझने का ज्ञान हमारे साहित्य में, संस्कृति में हमारे पास था। और साथ ही ये जानकारी किसानों को किसी किताब से नहीं, किसी विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि ये प्रैक्टिकली मुंह जबानी कविताओं और दोहों के रूप में सुनने से और उस काम को लगातार करते देखते रहने के अनुभव से मिलती थी। एक दोहा है, हरिन फलांगन काकरी, पेंग पेंग कपास, जाए कहो किसान से, बोबे घनी उखार। घाघ कहते हैं इसमें कि हिरण की छलांग की दूरी पर ककड़ी बोनी चाहिए, किंतु कपास उसको कदम कदम की दूरी पर बोना चाहिए। और ऊख यानी कि गन्ना, इसको बहुत ही सघन बोना चाहिए। और ये बात किसान को जाननी चाहिए। हमें कितनी दूरी पर क्या बोना है, एक ही खेत में हम मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में क्या क्या लगा सकते हैं। ऐसा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम था जो खासकर रबी फसलों में हुआ करता था। ये तो मेरे सामने की देखी हुई बात है कि मटर में ही तीसी अलसी बो दिया जाता था और ये एक ही खेत में बोते थे। ऐसे ही अन्य कई फसलें थी। इस तरह की प्रणाली को हमने विकसित करने के बजाय बिल्कुल ही छोड़ दिया। इसका कारण मान लिया कि सामाजिक वातावरण में सांस्कृतिक विश्वस्तता थी, वो खत्म हुई और फसलों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई। जैसे कि खेत दूर है तो कोई देखने वाला नहीं है, तो उनके खेतों से हमने मटर तोड़ लिया, चना उखाड़ लिया। और ये सब काम जानवर ही नहीं बल्कि मनुष्य ये सब करने लगे। एक जो नैतिक मूल्य और उत्तरदायित्व का बोध था वो इस सांस्कृतिक रास से खत्म हो गया। ये हमारे सामाजिक संस्कारों में गिरावट के लक्षण थे और मेरी समझ से संभवतः इसका कारण मूल्यपरक शिक्षा का ना होना है। एक तो ये फसलों की लूट खसोट, हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति, और दूसरा जो हम कोर्स ग्रेन का उत्पादन करते थे जिसमें कि मड़ुआ, जिसे रागी कहते हैं, कोदो का,
सावा का, मकई का, जिनोरा यानी ज्वार का, ये वो फसलें थी जो पौष्टिक तो होती ही थी, साथ के साथ जो प्राकृतिक उपद्रव की स्थिति में, यानी कि यदि अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, तो भी इनके उत्पादन का बहुत लाभ मिलता था। और ये पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक चारा हुआ करता था, और मनुष्यों के लिए भी ये गुणवत्तापूर्ण भोजन था। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत की जो हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारा ये जो कल्चरल ट्रेंड से हटकर जो शिफ्ट करना था कि हम अब केवल अच्छा चावल और गेहूं ही पैदा करेंगे तो ही उन्नत किसान कहलाएंगे, ये बहुत बड़ी गलती सिद्ध हुई। और इतना ही नहीं, हमारे गांव में तो बागवानी कृषि का बहुत बड़े अर्थ में परित्याग कर दिया गया। इसका कारण पुनः एक सुरक्षा की स्थिति जो थी वो बड़ी चुनौती रही। विशेषकर बिहार की अगर हम कृषि संस्कृति की बात करें तो ये क्षेत्र कितने ही विशिष्ट उपजों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अंग्रेजों ने पूरा भारत, उनका तो दुनिया के कितने हिस्सों पर कब्जा था, पर एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए यहाँ का पहला पूषा इंस्टीट्यूट बिहार में ही क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि उनका मानना था कि अच्छी क्वालिटी का सर्वोत्तम और सर्वाधिक उत्पादन यदि कहीं हो सकता है तो वो बिहार में ही हो सकता है। और दूसरा, बिहार के पास बहुत अधिक पोटेंशियल था। लीची का उत्पादन, आम का उत्पादन, मखाना का उत्पादन और एक खास किस्म की खैनी यानी तंबाकू के उत्पादन का ये उस समय का लीडिंग स्टेट हुआ करता था। और इसके पहले मसाला उत्पादन का भी राज्य बिहार था। आज भी बिहार के खाने में अजवाइन और मंगरेल और जीरा का बहुत प्रयोग होता है। ये सब वहां पैदा हुआ करता था और बहुत बड़ी मात्रा में। यहाँ गन्ना उत्पादन भी सबसे अधिक होता था। धीरे धीरे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों ही जगह बड़ी संख्या में चीनी मिलें बंद हो गई, और सरकार की जो नीतियां थी वो भी इस क्षेत्र में बहुत ही गलत सिद्ध हुई। किसानों को संरक्षण दे पाने में सरकार जो थी वो नाकाम रही और औद्योगिक व्यवस्था बंद होने लगी। किसानों ने इसलिए उत्पादन बंद कर दिया। परंपरागत जो मोटा अनाज था उसका उत्पादन गौण कर दिया, और दूसरी ओर जो व्यावसायिक कृषि थी, जहां 1917 के बाद सबसे अधिक चीनी मिलें बिहार में लगी, बिहार में अफीम, नील, इन सब का पारंपरिक रूप से उत्पादन होता था, ये सब धीरे धीरे करके बंद होता चला गया। हालांकि इंडस्ट्रियल जो नील की खेती होती थी उससे खेत बर्बाद हो जाते थे। फिर उसके बाद अफीम भी प्रतिबंधित हो गया, तंबाकू की खेती भी वहां सीमित हो गई। ऐसे में वन उपज को अगर हम देखें तो वहां जामुन बहुत अधिक होता था, पर उसे खरीद कर भंडारण और आयुर्वेदिक उत्पाद में उसका जो प्रयोग था वो भी धीरे धीरे कम हो गया, तो वो भी व्यावसायिक उत्पाद नहीं रह गया। आयुर्वेद में ही काला जीरा, जिसे स्याह जीरा कहते हैं, उसका बहुत प्रयोग होता था, और बिहार इसका लीडिंग उत्पादक राज्य था, जो अब नहीं है। इसके अलावा वहां तुलसी की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती थी, और आज बिहार इन चीजों का उत्पादन नहीं कर रहा है, और अभी गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में उन तुलसी को उगाया जा रहा है। पहले जो गांव में परंपरागत खेती की जो कुछ गुणात्मक चीजें थी, हम उनको पीछे छोड़कर चले आए। हम अगर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो बिहार में बहुत सारी नदियां जो है वो झारखंड के क्षेत्र से आती थी, पाताल तोड़ कुएं से आती थी, और सघन वनस्पति वाले जो क्षेत्र थे वहां भी ठीक ठाक वर्षा हो जाती थी। मगध में फल्गु, पंचानन जैसी कई नदियां थी जिनसे वहां सिंचाई का काम होता था। इन सबसे महत्वपूर्ण एक जो व्यवस्था थी, जो हमारी परंपरा का हिस्सा थी, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा थी, वो थी जल स्रोतों में आस्था।
लगता है कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई क्या? हेलो। मैडम का लाइन कट गया है सर, नेटवर्क के कारण। अच्छा अच्छा, बिजली कट गई है? नहीं नहीं, तो मैडम का मतलब वो नेटवर्क कट गया अपने आप। अच्छा 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 अच्छा। आ जाएंगे तो आ जाएंगे, आज नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो मैडम आती है तब तक मैं चर्चा करता हूँ। सर 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 बिल्कुल सर। जो मैडम अभी बात कर रही थी जल स्रोत के ऊपर आस्था, तो आप जानते हैं कि कृषि जो गांव है वो कृषि प्रधान होता है और कृषि पूर्णतः जल पर निर्भर करता है, सिंचाई के साधन पर निर्भर करता है, वर्षा के जल पर निर्भर करता है। तो जल के स्रोतों का संचयन गांव में पहले काफी अच्छा था। जो परंपरागत साधन थे सिंचाई के और जल संचयन के, वह है नदी, नहर, तालाब, आहर, पोखर, पैन, कुआं आदि मुख्य रूप से था, जो प्रारंभिक और परंपरागत जल संचयन के साधन था। इसके साथ आप देखते थे आज इसका प्रायः प्रायः समाप्ति के कगार पर हैं। गांव के आहर पोखर जो हैं वो धन्यवाद कहिए कि एमजी नरेगा मनरेगा के तहत सरकार उन ज्वाइन कर गई है मैडम सर। जी जी, आइए, स्वागत है जी। अभिलाषा आज जी, स्वागत टेक्निकल है। समस्या कुछ ज्यादा ही हो रही है। कोई बात जी जी जी। हम तो जल स्रोतों के प्रति आस्था पर आप चर्चा कर रहे थे। जी जी, मैं आहर और पोखर की जो व्यवस्था थी मैं उस पर बात कर रही थी। और इन आहरों से सिंचाई का काम बड़ी मात्रा में होता था, और जो लार्ज कैचमेंट एरिया था जिसमें बरसात का पानी जमा होता था, और जब बरसात के बाद वहां पानी घटता था तो उसमें रबी की फसल बोई जाती थी, और वो जो मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती थी वहां हर साल नया सिल्टेशन किया जाता था, नए एलुवियल्स आते थे। ये जो जलोढ़ हुआ करते थे वहां धान की खेती होती थी, और जब आहर का पानी घट जाता था तो उसमें रबी की फसल होती थी, और इससे वहां पर बम्पर क्रॉपिंग होती थी, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में बिहार एक अत्यंत संपन्न राज्य था। अगर मध्यकाल की बात करें तो भारत में जो कृषि की सबसे बड़ी संपन्नता थी वो बिहार के ही पास थी, और अब ये चीज भी गायब हो गई है। धीरे धीरे क्या हुआ कि आहर को लोग जोड़ जोड़ कर नॉर्मल लैंड में बदलते गए, और वाटर के कैचमेंट का जो खुला छोड़ा हुआ एरिया होता था वो जमींदारी राज में उसका पिंड बनवाया जाता था। धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो गया, उन सब में सिल्टेशन होना शुरू हो गया, और इन 70 सालों में आहर, पोखर और जो पैन होते थे उनके सिल्टेशन को रोका नहीं जा सका। और इसके बाद ना वाटर कैचमेंट एरिया बना, ना सिल्टेशन के पिंड बने, ना वाटर हार्वेस्टिंग का एरिया शेष रहा, और इन क्षेत्रों को काट कर हम उनको धान के खेतों में बदलते चले गए। तो जो खेत के सिंचाई का साधन था, वो जो जमीन हुआ करती थी जिससे साल भर पानी की व्यवस्था बनी रहती थी, उसको अफरा तफरी में हम सब ने क्या किया कि उन्हें भी खेतों में बदल दिया। अब वहां पर फ्लड की भी स्थिति आ गई। जब पानी ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास स्टोरेज के लिए ऐसे कोई क्षेत्र ही नहीं बचे हैं जहां पर वो पानी को स्टोर किया जाए, और हमारे पास आहर पोखर है नहीं, तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और जब ठीक ठाक पानी है तो उन जगहों को हमने धान का खेत बना दिया है, और उससे हम सिर्फ एक ही फसल ले पा रहे हैं। तो ये जो आहर की व्यवस्था थी, और इनके साथ एक जो रिवरेट का जो सिस्टम होता था
जो छोटे छोटे पतले पतले नदी के स्रोतों से यहाँ पानी जमा होता था, उन रिवलेट्स से, उसमें चार लगाकर उसको उलझ कर खेतों में वो पानी पहुंचाया जाता था। और इसके अलावा हमारे पास दो और प्रणालियां थी। वो प्रणाली जिसको उदक वप और थूल वप कहते थे, ये वो दो व्यवस्थाएं थी, ये वो दो ऐतिहासिक प्रणालियां थी जो बहुत ही खास थी। वप का अर्थ होता है बोना। थूल वप का मतलब कि ढेले में बोना, यानी कि जिसमें आर्द्रता ना हो, जिस जमीन में बिल्कुल नमी ना हो, वहां पर फसल कैसे उपजाई जाए, ये बिहार का बहुत ही बड़ा प्रयोग और ये बहुत ही सफल प्रणाली थी। वहां कुछ उत्पादों के इस पर नाम ही है, ढेलवा तीसी, यानी कि जो बिना सिंचाई के तीसी होता है, ढेलवा मसूरी। ये ढेलवा मसूरी में जो बहुत कम नमी और बहुत बिल्कुल जुताई की उसकी जरूरत नहीं होती है। जहां कम पानी की व्यवस्था हो वहां किस प्रकार की फसल की बुआई करें, और जहां जमीन में ज्यादा आर्द्रता हो, ज्यादा नमी हो, वहां किस प्रकार का फसल उगाया जाए, क्योंकि हमेशा बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता खेती के लिए होती नहीं है। तो खेती की जो ये सांस्कृतिक परंपरा थी, इसको अवैज्ञानिक कह करके हमने गौण कर दिया, जबकि इससे बदल कर हम जो विकल्प लेकर के आए उसने आज तक हमें लाभ नहीं दिया। हमारे पास तितकी मसूर जैसी कई वैरायटियां थी, वो सब समाप्त होती चली गई। हमारे पास फसलों की कितनी ही प्रजातियां थी जो बिना नमी और अधिक नमी दोनों की तरह की भूमि में उत्पन्न होती थी, और ये सब अब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही, बल्कि समाप्त हो चुकी है। हमारे पास परंपरागत खेती में ही फ्लड रेजिस्टेंट फसलों की 24 से भी अधिक प्रजातियां थी। ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ विद्वान हैं और खेती बाड़ी के बारे में मुझसे कहीं अधिक जानते हैं, लेकिन इन 24 में से आज एक भी प्रजाति नहीं बची। और इसी के कारण उत्तर बिहार में हम आज बाढ़ से तबाह होते हैं, और फिर फसल डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, नुकसान होता है। और जो फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी थी उसमें पानी का लेवल जितना बढ़ता था बाढ़ में, धान का पौधा बढ़ करके उसके ऊपर हो जाता था, फिर और पानी आता था और पौधा अपने आप को बढ़ा के और ऊंचा हो जाता था। इस प्रकार वो फसल बर्बाद नहीं होती। अब हमने क्या किया कि धान की जो छोटी छोटी किस्में हैं वो उग जाने लगे, और वो सब बाढ़ में डूब करके नष्ट हो जाते हैं। हमने ऐतिहासिक काल से खेती के साथ जो एक सांस्कृतिक कृषि का संबंध बना रखा था, वो सब हमने नष्ट कर दिया। और ये सोचकर कि ये अवैज्ञानिक विधियां हैं, और अब जो आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से को हम प्रयोग में लेकर के आएंगे, उससे हमें अधिक लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि हम ये जो तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है उसके भी कृषक नहीं बन पाए, और हमारी जो परंपरागत सांस्कृतिक खेती की प्रणाली थी वो भी हमने बहुत पीछे। नदी किनारे जो फेना घाट हुआ करते उसमें खेती करना हमने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। फेना घाट की खेती यानी कि जो नदी के किनारों पे फसल उगाई जाती थी, नदी के तीर पर, उसको फेना घाट की खेती कहते थे। वहाँ कुछ प्रमुख नदियों के किनारे जहां मैंने देखा है वो संकरी नदी, कोयल नदी, सोन नदी, और इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियां हैं, मेरी नानी के घर के पास से भी एक बहुत छोटी नदी जाती है, माल्यावती उसका नाम है, तो उसके किनारे भी खीरा, ककड़ी, कद्दू, सतपुतिया, झींगी, इस तरह की तमाम सब्जियां और बहुत सारे उपज होते थे। और इस पूरे फेना घाट क्षेत्र में फूट, खरबूजा, तरबूज, लालमी आदि कितनी ही नानाविध फल और सब्जियां उगाई जाती थी, और ये सब्जियां इतनी सरप्लस में होती थी कि ये राज्य से बाहर भेजी जाती थी। और आज इन चीजों के उत्पादन में गंगा घाटी क्षेत्र का नाम कहीं नहीं आता। आज जो पूरा नदी क्षेत्र है वो कभी सूखा और कभी बाढ़ प्रभावित हो जाता है, और इस कारण इन परंपरागत फसलों से जो है ये क्षेत्र पूरा खाली हो रहा है।
मैडम की कनेक्टिविटी गई क्या? जी सर, जी सर। हाँ, तो चले मैडम, जो आप जो बता रही थी कि बिहार की जो सरप्लस चीजें थी, जो बिहार की जो प्लस पॉइंट्स था, वह खेती के क्षेत्र में अब धीरे धीरे जो आधुनिक खेती है वो खत्म करते चला जा रहा है। हम परंपरागत खेती भूल चुके हैं। मैडम ने अभी जो बात कही कि वर्षा के अनुकूल अनाजों का उत्पादन, तो पहले हम लोग को बचपन में याद है कि धान पावक बोया जाता था। पावक क्या होता था? कम पानी की संभावनाएं रहती थी, पानी प्राप्त नहीं हो पाता था, तो थोड़ी बहुत नमी रहे या नहीं रहे, बीज को खेत में डाल दिया जाता था और यदा कदा बरसात के समय में बारिश होने के बाद वो तैयार होता था, वो पावक कहलाता था और उसकी काफी अच्छी क्वालिटी हुआ करती थी। दूसरे आपका भी नेटवर्क सर दिक्कत कर रहा है। हमारा भी आवाज, आपकी भी आवाज सर, नेटवर्क जो है ना हाँ, वो दिक्कत कर रही है, आवाज कट कट क्या रही है। अब ठीक आ रहा है? जी जी सर। तो हाँ, तो असल हम कान में वो लगा लिए हैं ना, हाँ, तो बाइंड अप भी करना पड़ेगा, लगता है मौसम खराब है ना, इसलिए नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो चलिए, वो छिट्टा के खत्ते हुआ करता था। चलिए अब हम इसको समिंग अप कर देते हैं। तो डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी एक बहुत अच्छी विदुषी और हर क्षेत्र से पारंगत हैं। कृषि से भी वे काफी अवगत हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में इन्होंने अध्ययन भी किया है, संबंधी भी है। तो नदी और ज्योग्राफी के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीका से बताया है। लेकिन इनके कहने का जो मूल तरीका था वह है आर्थिक मापदंड की जहाँ तक बात की जाती है, तो गांव के लिए जो आर्थिक मापदंड है, एक आदर्श गांव या आत्मनिर्भर गांव के लिए, उसमें कुछ मानवीय विकास से संबंधित मापदंड है, कुछ पर्यावरण से संबंधित मापदंड है, कुछ सामाजिक विकास से संबंधित मापदंड है, कुछ आर्थिक विकास से संबंधित मापदंड है और कुछ एक अच्छे गुड गवर्नेंस से संबंधित मापदंड है। तो इन सभी मापदंडों के आधार पर ही हम किसी भी आत्मनिर्भर गांव की कल्पना कर सकते हैं। तो अभिलाषा जी, लग रहा है कि कनेक्टिविटी बार बार गड़बड़ हो रही है। जी, ऐसा ही लग रहा है मुझे हेलो, भी। जी जी। हाँ, तो फिर बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसको समिंग अप करके खत्म करें, क्योंकि बाहर में मौसम खराब है, इसलिए हमारा भी कनेक्टिविटी कट रही है और हो सकते हैं। संयोजक भी हैं, वो बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी बाहर में मौसम बादल लगा रखा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आप कुछ कहना और चाहेंगे? कहना तो बहुत है आपके पास। नहीं नहीं, इसे बहुत शॉर्ट में सम अप करते हैं क्योंकि आज जो मौसम जी, है उसकी वजह से भी। तो मैं बस थोड़ी सी अपनी कुछ बातें रखती हूँ कि मुझे जो अपनी याद है कि बहुत पहले बिहार की कुछ मैंने पुस्तकें देखी थी, उसमें 6th 7th 8th क्लास में SUPW एक विषय पढ़ाया जाता था जिसमें खेती बाड़ी, ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग, बांस के क्राफ्ट, सिलाई और जो कास्ट कला, बागवानी आदि इन सब बारे में बताया जाता था। पता नहीं अब पढ़ाया जाता है कि नहीं, लेकिन उस समय भी उसे पढ़ने में किसी की रुचि नहीं होती थी क्योंकि हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो परंपरागत कार्यों को हीन दृष्टि से देखने का एक दृष्टिकोण पैदा करता है। और गांव में जो बनने वाले मौनी, दौरी, सूप, खटिया, मचिया, खूंटी जिसको पेग बोर्ड बोलते हैं, और आज वो पेग बोर्ड के नाम से बाजार में बहुत महंगा बिकता है और विदेशों में इसका बड़ा ज्यादा प्रचलन हो गया है और इन सब का उत्पादन अब हमारे गांव में बंद हो गया है। कितने लोगों को इससे रोजगार मिलता था और आज ये स्थिति है कि छठ पूजा में जब हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे यहाँ ये सब सूप दौरी बनती थी, वो सब चीजें दूसरे प्रांतों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिकने के लिए आते हैं। ये मुझे बिल्कुल वैसा ही समझ में आता है जैसे कि असम का जो पारंपरिक गामोसा है, यानी कि जो गमछा है, वो अब असम में नहीं बनता। वहां की वो कला समाप्त होती जा रही है। ये सब चीजें अब तमिलनाडु की इंडस्ट्री में वहां की फैक्ट्री से बन के असम में बिकने के लिए आता है। परंपरा असम की, कला असम की, लेकिन इसका उत्पादन जो है वो तमिलनाडु कर रहा है। गया का जो उसको क्या बोलते थे, वहां का
कपड़ा का एक उद्योग वो पूरी तरीके से बंद हो गया। वो कारीगरी ही खत्म हो गई है। वो लोग ही नहीं रहे, जो पटवा जाति के लोग थे वो अपना पारंपरिक काम नहीं कर रहे हैं, उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई है। और आज स्थिति ये है कि वो किसी आरक्षित वर्ग में सम्मिलित कर लिए गए हैं, और सरकारी नौकरी में जहां 10 की सीट है वहां पर वो लाइन में खड़े होकर के, और उनको ज्यादा अच्छा ये लगता है कि उस 10 में से उस सरकारी नौकरी में वो कहीं से आ जाए, जबकि उनका जो परंपरागत ज्ञान था, उनकी जो संस्कृति थी, वो बहुत ज्यादा उन्नत थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जो ठीक है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं, सुरक्षा और इन सब की चीजें थी, लेकिन बिहार में जो पत्थर की मूर्तियां बनाने वाला एक पूरा गांव था, उसके जो सारे मूर्तिकार थे वो अपने परिवार सहित वहां से राजस्थान शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनका जो उद्योग है वो वहां पनप नहीं सकता था, ऐसा उनको लगता था। और उनके अंदर जो असुरक्षा की भावना थी, उससे उनको लगा कि वो वहां फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, वो राजस्थान चले गए और उनका पूरा गांव वीरान है। ये पत्थर काटने वाले लोग बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं ही नहीं, बहुत सुंदर भवन बनाते थे, और जयपुर में ये रह करके स्टोन कटिंग मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। लाख के जो कारीगर हुआ करते थे, जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता के इतने सुंदर उदाहरण है हमारे पास। ये जो शिल्प कार्य करने वाले लोग होते थे, वो लाख की चूड़ियां बनाते थे। उस जाति को लहरी जाति कहा जाता था। मुझे याद है कि मेरी नानी के गांव में उनकी एक गोई, यानी कि उनकी जो सखी थी, वो उनके मायके की थी और वहां आकर के वो बस गई थी, और हम लोग बचपन में उनको लहरी नानी कहते थे। बाद में मुझे पता चला कि लहरी उनका नाम नहीं है, ये उनकी जाति का नाम है। उन्हें लहरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाया करती हैं। और उसके बाद उनकी बेटियों ने ये काम सीखा और उनका विवाह हो गया, वो चली गई, और अपने ससुराल में उन्होंने इस काम को जारी रखा और वो आत्मनिर्भर बनी रही। लेकिन उनके बेटों ने ये काम नहीं सीखा, और फिर जब लहरी नानी बहुत बुजुर्ग हो गई, वो ये काम नहीं कर सकती थी, तो उनके घर में आर्थिक समस्या बढ़ने लगी, और उनके बच्चे तो कभी कभी वो, उनके बेटे स्पेशली, वो नशे में दिखते थे, और फिर बाद में पता चला कि वो नक्सल गिरोह में सम्मिलित हो गए। अब अगर इस पूरे सिस्टम को थोड़ा गहराई में जाकर के देखें तो इसकी सारी परतें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आज हमें वो गांव की लहरी जाति कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे ही परंपरागत नोनिया जाति के लोग हुआ करते थे। वो नोनिया गांव में आज भी जो लोग हैं वो नमक को नून कहते हैं, जो कि लवण शब्द का अपभ्रंश है। और ये सिर्फ रॉक सॉल्ट नहीं बनाते थे, ये बहुत सारी चीजों से सत्व निकालते थे, जैसे कि अजवाइन का, मूली का, चुकंदर का, गाजर का, जीरे का, गिलोय का, ऐसी तमाम सारी चीजें थी जिससे कि ये लोग सत्व यानी कि सॉल्ट निकालते थे। ये उनका पारंपरिक उद्योग था, ये उनका सांस्कृतिक ज्ञान था, और उसके लिए हमें समुद्र से नमक निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। भारत में मनुष्य तो मनुष्य, जानवरों के चाटने के लिए 3 तरह के नमक की चट्टानें गौशाला में रखी रहती थी, और मनुष्यों को ही नहीं, गाय वालों को भी पता होता था कि बीमार होने पे उनको किस सॉल्ट की जरूरत है, और वो उस चट्टान को जाके चाटने लगती थी। ऐसे ही अगर हम सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो कलवार जाति जो फूलों से शराब बनाती थी, खासतौर पर जो गुलाब से शराब बनाती थी, और इनके पास वो परंपरागत ज्ञान था। राजस्थान के जयसमंद से कुछ लोग जो जिनको ये ज्ञान था, वो देश के अन्य क्षेत्रों में वहां से निकले और बसने लगे। तो जयसमंद से आने के कारण ये बाद में जयसवार या जयसवाल लिखने लगे। लेकिन जो इनका अद्भुत ज्ञान था, जो परंपरागत ज्ञान था, जो इनकी संस्कृति थी, वो सब ये छोड़ चुके हैं। और अगर हम बात करें इस परंपरागत आत्मनिर्भर मॉडल की, तो ये बातें बहुत लंबी चलेंगी, और आज इन चीजों को हमें थोड़ा जल्दी में समअप करना है। तो इसमें मैं 2 बातों को कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सब बहुत विद्वान और प्रभावी लोग हैं। आप चाहें तो हम लोग इसको वहां बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर रिसर्च होनी जरूरी है,
वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं प्रति व्यक्ति कैलोरी की, और ये हमारे विकास का मापदंड है, तो हमारे यहाँ जो बिल्कुल आसानी से पैदा होने वाला जो प्रोटीन है, उसको धीरे धीरे नियम कानून बना करके प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्योंकि प्रोटीन का कंजप्शन प्रति व्यक्ति जितना होना चाहिए, तो अब उसके मूल्य में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। हमारे यहाँ एक दलहन होती थी खेसारी, और उससे लट्ठों और बहुत तरह की मिठाइयां बनती थी, और ये मिठाइयां अधिकतर तीसी के तेल में बनाई जाती थी। अब विज्ञान क्या कहता है, आज फ्लेक्सीड जो है वो ओमेगा 3 का सबसे रिचेस्ट सोर्स है, साल्मन और हिल्सा फिश से भी ज्यादा, और ये वेज प्रोटीन है, तो ये आपको लंबे समय तक लेने से नुकसान नहीं करता। और वही तीसी यानी कि अलसी, जिसका उत्पादन हमने गौण कर दिया, वही फ्लेक्सीड आज 10 से 20 गुना दामों में हमें यहां मिल रहा है और लेना पड़ रहा है। और वो खेसारी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था केवल एक विदेशी पेपर को देख करके, और भारत में हमने उस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं समझी, क्योंकि हमको विदेश से मटर की दाल मंगा करके भारत में बांटना था। और पूरे भारत में तरह तरह के रिफाइंड तेलों का बाजार पसर गया। खेसारी खाने से ये कहा गया कि इससे लेथर्जी होती है, लोगों के पैर हाथ टेढ़ा हो जाता है, इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, और ये प्रलाप कर करके इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी ने कॉमन सेंस से भी ये नहीं सोचने की कोशिश की कि यदि ये सच है तो भारत के मध्य गंगा घाटी के गांव में खेसारी का साग खाने वाला, भारत में इसी खेसारी की दाल खाने वाले लोग तो गांव गांव में हैं, फिर हर गांव में लोग टेढ़े पैर के साथ लकड़ी लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? इस रिसर्च के हिसाब से तो हमारे सारे गांव में अपाहिज और विकलांग व्यक्तियों की भरमार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उसे भारत के साइंटिस्ट ने, भारत की सरकार ने चैलेंज क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने ऐसा नियम बनाया? अब दोबारा जो रिसर्च, बिहार के ही एक लड़के ने इसको चैलेंज किया है, और जब दोबारा रिसर्च किया तो उससे ये बात सामने आ रही है कि खेसारी असल में एंटी कैंसर रोधी जो तत्व है वो न्यूट्रिशन देता है। सोचिए इस तरह की तथाकथित वैज्ञानिक बातें जो कि इतनी सुनी सुनाई हैं, और उसका भारतीय परिवेश में कोई ठोस आधार नहीं है, और उसको मानक मान करके, उसको आधार मान करके हम अपनी सांस्कृतिक मूल्य जो परंपराएं हैं और उससे संबंधित प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाते चले गए, और ये हमारे लिए आज कितना घातक सिद्ध हुआ है। आज हम दोबारा से जैविक कृषि की बात करने के लिए मजबूर हैं। हमने पहले इतना अधिक रसायन का प्रयोग कर लिया, इतनी सारी क्षति कर ली, इतने सारी बीमारियों का घर बना लिया, तब हमें याद आया कि हमारी सांस्कृतिक कृषि प्रणाली में तो जैविक विधियों का ही प्रयोग किया जाता था। पर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की संस्कृति कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं करने दिया इसने, और बहुत सारे रसायन का प्रयोग बिहार में कभी नहीं हुआ। सिक्किम एक छोटा सा स्टेट है, वो पहाड़ी खेती की प्रणाली पर वहां पे जैविक कृषि कर रहा है, और बिहार का जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में जो हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक करने का हमारे पास अभी विकल्प है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी जो वर्तमान प्रदेश सरकार है उनका ध्यान इस ओर गया है, जो कुछ पुराने कुएं हैं, जो पानी के पुराने स्रोत हैं, उन्हें दोबारा संरक्षित संवर्धित करने के लिए कुछ अभियान भी चलाया जा रहा है। ये प्रयास बहुत सराहनीय है, और मनरेगा आदि के तहत भी कुछ फंड वगैरह रिलीज किए गए हैं, जितनी जानकारी मेरे पास है। और जमीन में जो पहले जिससे गांव में इस सारे स्रोत से वाटर टेबल मेंटेन होता था, और इससे पहले जो थे वो खत्म कर दिया, और अब हम इतने पर रुक नहीं रहे हैं। जमीन में बहुत गहरा हम ट्यूबवेल लगा के, बोर करके, सबमर्सिबल लगा के चलिए, लगता है कि मैडम गई। अब हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। देख, आपका भी सर आवाज नहीं आ रही है पूरा। कमेंट्स देख लेते हैं। श्री जी। प्रोफेसर
मैडम अब समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट में बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल, अब काफी। इसको बार बार ये नहीं चाहता कि मैं लंबे समय तक बोलूं। कमेंट्स काफी आए हुए हैं, 2-4 कमेंट्स भी ले लेंगे। अपनी बात कहें आप। हेलो हेलो। तो मैं प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी, ज्ञानवर्धन वक्तव्य आदरणीय, धन्यवाद। संदीप सिंह जी, प्रश्न उत्तर अधिवेशन चलाना चाहिए, ठीक है। अभिलाषा दीदी नमस्ते, संदीप सिंह जी कह रहे हैं। और इस सब का हल क्या है, इन्होंने हल की बात कही है। तो हल की बात यह है कि हम फिर परंपरागत खेती की ओर अग्रसर हों। आधुनिक कृषि से हम उत्पादकता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनाजों की गुणवत्ता नहीं बढ़ सकती है। हमें जो ट्रेस एलिमेंट्स वाले पौधे जो हमारे थे, जो हम आज खत्म कर चुके हैं, जिसकी जरूरत थी हमारे यहाँ, मोटा अनाज का उत्पादन खत्म हो गया जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स मिलता है। आज की जो अनाज हम खा रहे हैं, इस अनाजों में ट्रेस एलिमेंट्स नहीं मिलता है, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें पुराने और मोटे अनाज के प्रति भी जाने की जरूरत है, परंपरागत कृषि भी करने की जरूरत है। इसके साथ साथ फिर ब्रह्मानंद ठाकुर जी भी कुछ कह रहे हैं, मिथिलेश सिंह भी हाईली इंफॉर्मेटिव की चर्चा कर रहे हैं। सुधा झा जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया। रंगीश ठाकुर जी, अरुण कुमार जी, अरुण भगत जी, अरुण कुमार झा जी, सब लोग, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसमें अपनी बात सुना और अपनी बात रखा है। इसके साथ अभिषेक यादव जी बड़ा अच्छा क्वेश्चंस रखे हैं कि मैडम जी, जो आजकल गाँव में गाय भैंस पाल रहे हैं और प्लास्टिक थैली में दूध जो आने वाले टाइम में सिर्फ कैंसर का काम करेगी और कर रहा है। अब गांव में भी पैकिंग वाले दूध सभी लोगों के फैशन बना दिया है। और मैडम, किसान भी खेतों में फसल ज्यादा लेने के चक्कर में खेती में यूरिया का बहुत उपयोग करने लगे हैं। पहले गाय भैंस पालते थे, उसे देसी खाद मिलता था और फसल भी अच्छी होती थी, लेकिन आजकल खेतों में ये सब खत्म हो गया है। अभिषेक यादव जी, आपने बहुत अच्छी बात बताया है। क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में लोग जानवर तो पाल नहीं रहे हैं, भैंस पाल नहीं रहे हैं, दूध के लिए वो पोल्सन और पोल्ट्री और डेयरी पर आश्रित हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फसल को अधिक लेने के लिए हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा किया है, आज भी बताना चाहूंगा कि ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा एक स्टडी की गई है, जो कि देश के किसान 50% से ज्यादा खाद का जो प्रयोग करते हैं वह बेकार होता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पर प्रभावित होता है, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, मिट्टी का सॉइल हेल्थ खत्म हो रहा है। ऐसे परिवेश में आपने सही कहा है, और लोगों को पुनः गाय भैंस पालने की जरूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। इसके साथ साथ मनीष बसंत शाही जी, मिथिलेश कुमार त्रिवेदी जी, मिथिलेश कुमार तिवारी जी, मिथिलेश सेन जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों ने सुना, और आप लोगों को पेशेंस के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी की असुविधा रही है। तीसी और खेसारी की बात मैडम ने तो बहुत अच्छी बात बताई। तीसी जो आज फ्लैक्सी सीड्स के नाम से जाना जाता है, जो शरीर में ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होती है वो तीसी के तेल में मिलता है और तीसी में मिलता है, जो लोग अब प्रायः न के बराबर उत्पादन कर रहे हैं। एंटी कैंसर जो डिजीजेज हैं, इसके लिए खेसारी बहुत उपयोगी था। तो ये दो विषय पर इन्होंने बहुत अच्छा हाईलाइट किया, जिस पर कि करने की जरूरत है। फिर इन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग्स और इंसेंटिव क्रॉपिंग की बात कही है, जो हमें जरूरी है। बिहार में जामुन, आम, लीची, एक फल फूल वगैरह सब है, इसके प्रॉपर करने की जरूरत है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है, अभी भी गांव में पूरा नहीं हो पाया है, गुणवत्तापूर्ण गांव में शिक्षा नहीं मिल पाई है। और इन्होंने बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं की बात कही है। कवि घाघ ने भी कहा है कि सावन मास बहे पुरवैया, कीना गैया बेचा बरधा कीना गैया।
तो इस तरह की बात, बैल बेचने की बात कहते हैं कि सावन माह में पूर्वा हवा बहे, तो कहने का तात्पर्य यह था कि जो हमारे परंपरागत परंपराएं थी, लोकोक्तियों के माध्यम से लोग, किसान सब जानते थे, पूर्वा रोपे पूरा किसान, आधा खखरी आधा धान। पूर्वा माह जो होता है धान रोपने का अंतिम समय होता है, उसके बारे में कवि घाघ कहते हैं कि पूर्वा रोपे पूरा किसान, आधा खखरी आधा धान। यदि पूर्वा में आप धान रोपते हैं तो आधा खखरी होगा और आधा धान होगा। इस तरह से बहुत बहुत अपनी भाषा से, बान वैदग्ध्यता से और शब्दों के प्रयोग से डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी ने आप लोगों को अवगत कराया, बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही। तकनीकी असुविधा के कारण हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई है, वो तो हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। फिर भी अगले बार भी एक बार इनसे मौका लिया जाएगा मैडम से, और इनकी बात बड़ी सारगर्भित रही और बड़ी जो काफी आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए जो इन्होंने इंडिकेटर्स बताया, आर्थिक मापदंड बताया, उसको बहुत सारे इसमें इंडिकेटर्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैंने 5 इंडिकेटर्स की चर्चा की है। इसके तहत सभी आ जाएंगे और हमारी जो परंपरागत खेती थी, परंपरागत खेती को विकसित करने की जरूरत है। परंपरागत खेती को विकसित करके हम ये कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की इन्होंने बहुत चर्चा की, जो वर्षा का पानी खेत से होते, नाला तालाब होते हुए समुद्र तक चला जाता है। तो प्रिजर्वेशन के लिए जो हमारे परंपरागत पद्धतियां थी, जो पद्धतियों से जल संचयन की जो पद्धति थी, खेत में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के मेड़ हुआ करते थे जो पानी को रोकता था, मिट्टी की सॉइल में नमी बना रहता था और मृदा शक्ति बनी रहती थी। तो आज जो हम अधिक मात्रा में खाद का प्रयोग कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हमारा मिट्टी की क्वालिटी भी समाप्त हो रही है। मिट्टी, हमारा जो सॉइल हेल्थ है, मिट्टी का जो हेल्थ है वह खराब हो रहा है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिन में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आप सभी को, सभी वेबिनार में उपस्थित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी आज हमारे एक बहुत बड़े हैं और इन्होंने बहुत सी बातें इनको करनी थी, लेकिन समय अभाव और तकनीकी समस्या के कारण पूर्ण इनकी बातें नहीं हो पाई है। अतः इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद संस्था की ओर से देता हूं। अमित कुमार जी और इनकी जो टीम है, जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन जो इस शब्द पर चर्चा करते हैं, उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अगला विषय पर हम घोषणा करते हैं। अगला विषय पे बनारस डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर अनूप मिश्रा जी हैं। वो आपके आत्मनिर्भर गांव की कल्पना पर अपनी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं पुनः सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए फिर अगले बार जुड़ने के लिए निमंत्रण भी दूंगा। और जो जितने कमेंट्स हैं सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ साथ वाणी को भी विश्राम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। धन्यवाद।